Everyone, I am Smita Singh and today I am here to explain the next oligopoly model, that is Edgeworth duopoly model. ओके अभी तक हमने 3 ओलिगोपोली मॉडल्स कर लिए हैं जो आपको मेरे चैनल पे उसकी वीडियोस मिल जाएंगी और आई होप आपने वो वीडियोस देखी भी होंगी। अब बात करते हैं, और वो वीडियोस देखना, इस वीडियो देखने से पहले आपको वो वीडियोस देखना कंपलसरी है, क्योंकि ये जो मॉडल है जो अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, एडजवर्थ दुओपोली मॉडल, इसका बेस एक तरह से कह सकते हैं इसने किस मॉडल को क्रिटिसाइज़ किया है। जो एडजवर्थ दुओपोली मॉडल है इसने कॉर्नॉट मॉडल को क्रिटिसाइज़ किया है। तो ये आप तभी समझ पाओगे जब आपको पता होगा कॉर्नॉट मॉडल में क्या कहा गया है। सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप जो बाकी के मॉडल्स हैं आप वो वीडियो भी गो ऑन करें, उसको गो थ्रू करें, और वो आपको जब समझ में आ जाए तब आप इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप इस वीडियो को इस मॉडल को स्टार्ट करें। ओके, सो जो आज का मॉडल है वो है एडजवर्थ दुओपोली मॉडल। ओके, अब एडजवर्थ दुओपोली मॉडल कब आया था? 1897 में। देखिए स्टूडेंट्स, जो ये ईयर है, मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर मॉडल के ईयर्स, चाहे किसी भी चैप्टर का, चाहे किसी भी यूनिट के हों, आपको हर ईयर नोट डाउन करने होंगे और उसको रोज़ पढ़ना होगा, तभी आप ईयर को याद कर सकते हैं। और लिटरली बिलीव मी दैट ये जो ईयर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अप्रॉक्स आप इन ईयर्स के थ्रू आप अप्रॉक्स 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैप पूछे जाते हैं, आपको मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा मॉडल या कौन सी कह सकते हैं इंस्टीट्यूट कब आया था। तो आपको ये जो ईयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप मान के चलिए 10 to 15, आई थिंक मैंने ये भी कम बताए हैं, आप मान के चलिए 15 to 20 क्वेश्चंस आपको ईयर वाइज मिल जाते हैं, ईयर वाले क्वेश्चंस। तो क्योंकि ये नहीं कह रही मैं डायरेक्टली पूछे जाएंगे, आपको मैच द फॉलोइंग में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, या कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप भी जानते हैं कि कितना ज़्यादा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स में, चेक। और मैच द कॉलम भी कभी कभी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो और जो ईयर वाइज हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप सारे ईयर्स वाइज को नोट डाउन कर लीजिए और रोज़ उसको रिवाइज़ करिए, आपको सारे ईयर्स अच्छे से याद हो जाएंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एडजवर्थ दुओपोली मॉडल। एडजवर्थ दुओपोली मॉडल 1897 में आया था। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कॉर्नॉट मॉडल के असम्पशन को, दैट राइवल विल प्रोड्यूस द सेम आउटपुट वॉट एवर ही हिमसेल्फ प्रोड्यूस। ओके, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था, कॉर्नॉट मॉडल ने एक असम्पशन दिया था कि राइवल वही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, वही सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जो उसका लीडर प्रोड्यूस कर रहा है, जो दूसरे फर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो एडजवर्थ है उन्होंने कॉर्नॉट के मॉडल को क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। ओके, अकॉर्डिंग टू एडजवर्थ राइवल विल कीप द सेम प्राइस इंस्टेड ऑफ द आउटपुट। एडजवर्थ का क्या कहना है कि राइवल अपने आउटपुट को सेम नहीं रखेंगे, राइवल अपने प्राइसेस को सेम रखेंगे, ठीक। और ये प्राइसेस को सेम रखने की बात और किस मॉडल में कही गई थी? बर्ट्रैंड मॉडल। ये कॉर्नॉट मॉडल, बर्ट्रैंड मॉडल, ये ऑलरेडी मैं पहले करवा चुकी हूँ। ओके, अब यहाँ पे इसके असम्पशंस देखते हैं। ये दुओपोली नेचर है, होमोजेनस प्रोडक्ट है, मतलब जो दोनों फर्म्स हैं वो होमोजेनस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दोनों फर्म्स का वो सेम रहेगा। इसमें प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो लिमिटेड रहेगी। अभी हमने लास्ट वीडियो में जो बर्ट्रैंड का दुओपोली मॉडल है उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड है, लेकिन ये एडजवर्थ के मॉडल में जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो हमारी लिमिटेड होगी, चेक। DC एंड द DC डैश आर द डिमांड कर्व ऑफ ईच दुओपोलिस्ट। ओके, यहाँ पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज़ लिमिटेड। आई थिंक मैंने यहाँ पे असम्पशंस के साथ ही जो पॉइंट्स हैं वो लिख दिया है। आपके जो असम्पशंस हैं वो आपके यहाँ तक हैं, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज़ लिमिटेड, यहाँ तक आपके असम्पशंस हैं। फिर ये जो DC एंड DC डैश है, डिमांड कर्व ऑफ द ईच दुओपोलिस्ट, यहाँ से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट है। यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालना मैं भूल गई हूँ, ठीक है। तो ये जो DC एंड DC डैश वाली लाइन है यहाँ से आपका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट है। अब हम जाते हैं, पहले 2-3 लाइन देख लेते हैं। DC एंड DC डैश आर द डिमांड कर्व ऑफ ईच दुओपोलिस्ट एंड OB एंड द OB डैश आर द मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स एंड OP लेवल ऑफ द प्राइस बोथ द फर्म्स एंजॉय द जॉइंट प्रॉफिट। याद रखिएगा DC, फिर हम वो डायग्राम के पास चलते हैं। DC और DC डैश हमारा डिमांड कर्व है, दोनों
ड्यूओपलिस्ट का, और जो ओ बी और ओ बी डैश है वो हमारे मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स है, और जो ओ पी लेवल ऑफ प्राइस है इस लेवल पे जो दोनों फर्म्स हैं वो जॉइंट प्रॉफिट्स को एंजॉय करते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम पे आते हैं। हमने क्या पढ़ा ओ सी एंड ओ सी डैश, ये हमारे डिमांड कर्व हैं, सॉरी डी सी एंड डी सी डैश, ये हमारे डिमांड कर्व हैं दोनों ड्यूओपलिस्ट के, दोनों फर्म्स के। और ये जो ओ बी और ओ बी डैश है ये हमारे मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम है दोनों फर्म्स के। और जो ओ पी लेवल है, इस जो ओ पी लेवल है प्राइस लेवल है, ये ओ पी जो है हमारा ये प्राइस लेवल है, इस लेवल पे जो ड्यूओपलिस्ट हैं, जो दोनों फर्म्स हैं, वो जॉइंट प्रॉफिट्स को एंजॉय करेंगे। डायग्राम को अच्छे से समझिए और पॉइंट्स पढ़ते जाइए, आपको मॉडल अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से देखिए, डी सी और डी सी डैश डिमांड कर्व है दोनों फर्म्स के, और जो ओ बी और ओ बी डैश है ये मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम है, और जो ये ओ पी है ये हमारा मोनोपोली ये जो ओ पी है ये हमारा प्राइस लेवल है जहाँ पे दोनों फर्म्स प्रॉफिट्स को जॉइंटली एंजॉय करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, बट व्हेन ए थिंक्स टू लोअर द प्राइस फ्रॉम ए पी, हमने क्या भी पढ़ा कि जो ओ पी लेवल है वहाँ पे दोनों फर्म्स जॉइंटली प्रॉफिट्स को एंजॉय करते हैं। ठीक, अब ए ने क्या सोचा, बट व्हेन ए थिंक्स टू लोअर द प्राइस फ्रॉम ओ पी बाय अज्यूमिंग दैट बी विल डजंट चेंज हिज प्राइस एंड डिसाइड टू लोअर द प्राइस टू ओ आर सो दैट ही कैन गेट मोर कंज्यूमर्स एंड इंक्रीज हिज प्रॉफिट। अब मान लो ए ने सोचा कि वो अपने प्राइसेस को ओ पी से कम कर देता है, और क्योंकि उसने ये अज्यूम किया कि बी अपने प्राइसेस को कम नहीं करेगा। ठीक, और उसने जो ए है उसने सोचा कि वो अपने प्राइसेस को ओ पी से कम कर देता है, वो ओ आर तक ले आता है जिससे उसे ज़्यादा प्रॉफिट हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स उसके पास इंक्रीज़ हो जाएं। ठीक, अब यहाँ पे मतलब ये जो ओ पी लेवल था ये हमारा जो वो लेवल था जहाँ पे दोनों फर्म्स एंजॉय करती है प्रॉफिट को, लेकिन ए ने क्या सोचा कि वो अपने प्राइस को ओ पी से क्या कर दे, ओ आर को तक ले आए जिससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो और उसके पास ज़्यादा कंज्यूमर्स आ जाएँ। ठीक, ये ओ आर पॉइंट आप देख रहे हैं, ओपी से नीचे वाली लाइन पे ओ आर है। ठीक, अब नाउ बी डिसाइड टू लोअर द प्राइस टू ओ आर डैश सो दैट ही कैन गेट होल्ड द मार्केट एंड इंक्रीज हिज प्रॉफिट। अब बी ने क्या डिसाइड किया, जब ए ने अपने प्राइसेस को ओ आर तक कर लिया और पूरे मार्केट को कंज्यूम करना, कैप्चर करना चाहा, तो अब बी ने क्या किया, उसने अपने जो प्राइसेस हैं वो ए के प्राइसेस से भी कम कर लिया, उसने ओ आर से भी कम कर लिया, उसने ओ आर डैश कर लिया जिससे वो पूरी मार्केट को सीज कर सके, कैप्चर कर सके और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सके। ये देखिए, हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, पहले ए ने ओ पी से ओ आर पे लेकर आया अपने प्राइसेस को और अपने प्रॉफिट और कंज्यूमर्स को इंक्रीज़ कर लिया, लेकिन अब बी ने क्या किया, बी ने जो ए ने प्राइस सेट किया था ओ आर, उससे भी कम प्राइसेस सेट कर दिए। उसने क्या किया, ओ आर डैश तक प्राइसेस सेट कर दिए और अब वो पूरी मार्केट को कैप्चर कर रहा है और अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रहा है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल बोथ रीचेस एट द प्राइस लेवल ओ क्यू एट विच बोथ ए एंड बी सेल द इंटायर पॉसिबल आउटकम दैट इज ओ बी एंड ओ बी डैश एंड नाउ नो वन कैन कट द प्राइस फर्दर। ओके, ये प्रोसेस चलता रहेगा, मतलब ए ने प्राइस कम किए, फिर बी ने उससे भी कम किए, फिर ए ने उससे भी कम किए, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक जो प्राइस लेवल है वो हमारा ओ क्यू तक नहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि इस लेवल पे जो ओ क्यू लेवल है उस लेवल पे जो हमारा इंटायर पॉसिबल आउटकम है ओ बी एंड ओ बी डैश, ये पूरा सेल आउट हो जाएगा। ठीक, एंड नाउ नो वन कैन कट द प्राइस फर्दर, और इसके बाद कोई भी प्राइसेस कट नहीं होंगे क्योंकि ये हमारा जो है ये यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक, यही सेम कॉन्सेप्ट जो था वो बटरन मॉडल में भी था, यही बटरन मॉडल का कॉन्सेप्ट था। ठीक, लेकिन अब ये एजवर्थ में थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी तक तो सेम है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं उन्होंने क्या कहा, और ये बी ने ओ आर डैश तक अपने प्राइसेस को कम किया और पूरी मार्केट को सीज कर लिया, कैप्चर कर लिया। अब ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक जो हमारा प्राइस लेवल है वो ओ क्यू तक ना आ जाए। ये जो ओ क्यू है हमारा ये कॉम्पिटिटिव प्राइस लेवल है। ठीक है, इसके बाद कॉम्पिटिटिव प्राइस लेवल मतलब इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल है, जहाँ पे इसके बाद कोई भी फर्म अपने प्राइसेस को कम नहीं कर सकती, क्योंकि इसके बाद अगर वो कम करेगी अपने प्राइसेस को तो उनको नुकसान होगा, लॉस में चली जाएगी। तो इस वजह से ओक्यू के बाद वो अपने प्राइसेस को कम नहीं कर सकती। यहाँ पे जो है ये यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्राइस लेवल है आउटपुट का, वो यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल होगा। ठीक, अब according to Edgeworth, equilibrium is not attained at the point OQ as they cannot lower the price than OQ but can raise the price। तो एजवर्थ ने क्या कहा कि इक्विलिब्रियम जो हमारा पॉइंट OQ है उस पर हम इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते, क्योंकि हम OQ से नीचे तो नहीं कर सकते प्राइसेस को, पर हम OQ से बढ़ा सकते हैं प्राइसेस को। ठीक, एजवर्थ ने क्या कहा कि जो OQ लेवल है हम उस पर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्राइसेस कम नहीं कर सकते लेकिन हम प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब क्या ना, एनी ऑफ द प्रोड्यूसर रेजर इट प्राइस टू OP टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स एंड इंक्रीज हिज प्रॉफिट। जब बहुत ज़्यादा प्राइसेस कम हो जाएंगे तो उसकी जो आउटपुट की सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी। तो अब
कंज्यूमर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए अब कोई प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने प्राइसेस को फिर से ओपी के लेवल तक रेस कर देगा और जो कंज्यूमर्स की डिमांड है उसको फुलफिल करेगा और अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेगा। ठीक, नाउ अगेन वी विल इंक्रीज द प्राइस टू अट्रैक्ट द कस्टमर एंड इंक्रीज हिज प्रॉफिट। अब ए ने क्या किया, फर्म ए ने क्या किया, उसने अपने प्राइसेस को ओपी तक बढ़ा दिया जिससे वो कंज्यूमर्स की डिमांड को पूरा कर सके और प्रॉफिट को बढ़ा सके। अब बी ओपी तक तो नहीं बढ़ाएगा अपने प्राइसेस को, अब बी क्या करेगा, वो ओआर तक बढ़ाएगा। ठीक, जिससे जो प्रॉफिट और जो कंज्यूमर्स ए के पास हैं वो सब उसे वो जो बी है वो थोड़ा सा प्राइस कम करके अपने आउटपुट को बेचेगा जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे और वो अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करेगा। This process of competitive price cutting starts and ultimately reaches the level OQ। अब ये जो प्राइस कटिंग है, बार बार ये पहले कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाना, फिर मोनोपोली लेवल पे जाना प्राइसेस का, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है और फिर एक लेवल आता है जहाँ पे हम फिर से OQ पे आ जाते हैं। बट वंस प्राइस रीच टू OQ, पर जब हम OQ पे जाएंगे कोई ना कोई प्रोड्यूसर अपने प्राइसेस को OP तक बढ़ाएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक, तो इन दिस वे प्राइस विल ऑसिलेट बिटवीन OP एंड OQ। तो इस वे में, इस तरीके से ये जो हमारा प्राइस है ये OP और OQ के बीच में ऑसिलेट होता रहेगा। OP जो हमारा है वो मोनोपोली प्राइस लेवल है, OP हमारा मोनोपोली प्राइस लेवल है, इस लेवल पे दोनों फर्म्स एंजॉय करते हैं प्रॉफिट को। और जो OQ है वो हमारा कॉम्पिटिटिव प्राइस है। कॉम्पिटिटिव प्राइस मतलब हमें इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, Hence, Edgeworth duopoly solution is one of the perpetual disequilibrium, price constantly oscillating between the monopoly price and the competitive price। तो Edgeworth का जो तो इसका कह सकते हैं आउटकम क्या आया, जो एजवर्थ का ड्यूओपोली सोल्यूशन है ये एक परपेचुअल डिसइक्विलिब्रियम कहलाता है, क्योंकि जो प्राइसेस हैं इस मॉडल ने कोई भी इक्विलिब्रियम सजेस्ट नहीं किया है। ठीक, क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो कॉन्स्टेंटली ऑसिलेट होते रहते हैं ओपी से ओक्यू के बीच में। ठीक, मोनोपोली प्राइस लेवल से और कॉम्पिटिटिव प्राइस लेवल के बीच में जो प्राइसेस हैं वो ऑसिलेट होते रहते हैं, तो इस वजह से कोई भी इक्विलिब्रियम सेट नहीं हो पाया एजवर्थ ड्यूओपोली सोल्यूशन में। दस नो डिटर्मिनेंट्स एंड यूनिक इक्विलिब्रियम ऑफ ड्यूओपोली इज सजेस्टेड बाय एजवर्थ ड्यूओपोली मॉडल। तो जो इसका मेन आउटकम क्या है एजवर्थ ड्यूओपोली मॉडल का, कि कोई भी मतलब कोई भी यूनिक इक्विलिब्रियम ये मॉडल सजेस्ट नहीं कर पाया। एजवर्थ ड्यूओपोली मॉडल कोई भी इक्विलिब्रियम सजेस्ट नहीं कर पाया। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे बटरन मॉडल में मैंने बताया था कि एक प्राइस अपने जो भी मोनोपोली लेवल पे पहले दोनों फर्म्स एंजॉय कर रहे होते हैं अपने प्राइसेस को, फिर क्या होता है एक फर्म अपना दिमाग लगाता है, वो कहता है कि मैं अपने प्राइसेस को कम कर लेता हूँ और ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज़ कर लेता हूँ और कंज्यूमर ज़्यादा आ जाएंगे और हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। ठीक, फिर दूसरा फर्म क्या सोचता है, इसने अपने प्राइसेस को कम किया, अब मैं इससे भी ज़्यादा कम करूँगा और पूरे मार्केट को कैप्चर कर लूँगा। यही प्रोसेस चलता रहता है। कब तक चलता है, जब तक जो आउटपुट का प्राइस है, जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल ना हो जाए। ठीक, अब लेकिन एजवर्थ ड्यूओपोली मॉडल में एक प्रॉब्लम है। इसमें उन्होंने क्या कहा, बटरन में तो इतना ही था कि ये कॉन्सेप्ट चलता रहता है और फिर उसके बाद एक लेवल आता है। हाँ, बटरन में तो यही था कि मतलब प्राइसेस कम होते जाते हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है जब तक यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल ना हो जाए। ठीक, लेकिन इसमें एजवर्थ ड्यूओपोली मॉडल में क्या कहा गया कि कंज्यूमर्स के डिमांड को फुलफिल करने के लिए अब कोई ना जो ओक्यू लेवल है, कॉम्पिटिटिव प्राइस लेवल है, यहाँ पे कोई ना कोई प्रोड्यूसर अपने प्राइसेस को फिर से बढ़ाएगा ओपी तक, जिससे वो कंज्यूमर्स की डिमांड को फुलफिल कर सके और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सके। एक कंज्यूमर ओपी तक बढ़ाता है, वो अपने प्रॉफिट इंक्रीज़ करता है, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करता है। फिर उसके बाद अब दूसरा फर्म पीछे क्यों हट रहे, वो क्या करता है, वो अपने प्राइसेस को भी बढ़ाता है, लेकिन वो इतना नहीं बढ़ाता है, ओपी तक नहीं बढ़ाता है, वो अपना दिमाग फिर से लगाता है। वो कहता है मैं उतना प्राइस नहीं सेट करूँगा, इसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया, अब मैं इससे कम प्राइस सेट करूँगा और इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँगा, जो भी कंज्यूमर्स है उसको कैप्चर कर लूँगा और पूरी मार्केट को भी सीज कर लूँगा। ठीक, फिर ऐसे करते करते फिर ये कॉन्सेप्ट चलता रहता है। फिर जो प्राइस लेवल है वो ओक्यू तक आता है, फिर कोई ना कोई प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए अपने प्राइसेस को ओपी तक लेके जाता है। तो ये प्रोसेस का चलता रहता है। तो इसी वजह से जो एजवर्थ का ड्यूओपोली सोल्यूशन मॉडल है ये कोई भी इक्विलिब्रियम सजेस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये था एजवर्थ ड्यूओपोली मॉडल का आउटकम। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको हर वीडियोस की PDF भी मिल जाएगी, और साथ ही में अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, सो ये स्कैनर, ये QR कोड है जो आप स्कैन करके आप डायरेक्टली चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ठीक है, तो ये हमारा एजवर्थ ड्यूओपोली मॉडल कंप्लीट हो गया है। अब जो दूसरा है
जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपके नेक्स्ट मॉडल पे बेस्ड होगी ओलिगोपोली के, दैट इज़ चैम्बरलेन ओलिगोपोली मॉडल। ओके, सो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हों और अगर आप और भी ऐसी वीडियोस चाह रहे हैं कि मतलब जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स का बेसिकली यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का जो भी सिलेबस है मैं वो फुल कवर करवाऊंगी। अगर आपको वो कवर कर या कंटेंट कवर करना है अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द मोर वीडियोज़। ओके, थैंक यू, बाय बाय टिल देन।